हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर ऑन इक्वालिटी। आपको पता ही होगा कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है या एक ऐसा सिस्टम यहाँ पे गवर्नमेंट अपने ही देश के लोगों के द्वारा इलेक्ट की जाती है। अ सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इज़ इलेक्टेड बाय इट्स पीपल। बहुत सारे इसके की एलिमेंट्स या फीचर्स होते हैं। उसमें से एक की एलिमेंट है इक्वालिटी, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इक्वालिटी क्या है, क्यों डेमोक्रेसी के लिए ये इम्पॉर्टेंट होती है, क्या हमारे देश में अभी भी इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, क्या हम सभी बराबर हैं। ये हम इस चैप्टर के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम एक स्टोरी पढ़ते हैं जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे टू लेडीज़ दिख रही होंगी जो कि एक दूसरे से बातें कर रही हैं। इसमें जो ये फर्स्ट लेडी है इसका नाम है कांता और सेकंड लेडी का नाम है सुजाता। ये दोनों बहुत खुश भी नज़र आ रही हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हो कि इनके पीछे भी बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हुए हैं। ये जो डे है ये स्पेशल डे है जिसको इलेक्शन डे बोला गया है। यहाँ पे सभी लोग अपना वोट कास्ट करने के लिए आए हैं और अपने कैंडिडेट्स के लिए ये वोट करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। इसमें से ये जो पर्सन दिखाई दे रहे हैं सबसे आखिर में, इनका नाम है अशोक जैन। ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट है। इंडस्ट्रियलिस्ट इनकी खुद की इंडस्ट्रीज़ हैं। ये कांता और सुजाता जो है वो डोमेस्टिक हेल्पर हैं जो घरों में जाके काम करती हैं। ये इसलिए बहुत खुश हैं क्योंकि जिस लाइन में ये दोनों खड़ी हुई हैं उसी के पीछे ये लोग भी खड़े हैं, जिसमें अशोक जैन जो इनके एम्प्लॉयर हैं। एम्प्लॉयर मीन्स कांता जो है वो इनके घर में काम करती है। जो नौकरी देते हैं वो एम्प्लॉयर होते हैं और जो नौकरी करते हैं वो एम्प्लॉय होते हैं, राइट। तो ये क्या है, ये इनके घर में काम कर रही है और ये इसलिए खुश है क्योंकि ये सेम लाइन में खड़े हुए हैं। इसमें कोई अमीर गरीब नहीं है, किसी भी टाइप का कोई भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। ये कौन सा डे है? इलेक्शन डे है। अब जब कांता का टाइम आया वोट कास्ट करने का तो उसने उस कैंडिडेट को वोट किया जिसने प्रॉमिस किया था कि वो उनके एरिया में वाटर पाइपलाइन बिछवाएगा। अब इनसे मुलाकात करी किसने? सुजाता और कांता ने। आप देख सकते हो नेक्स्ट पिक्चर में। मुलाकात करने के बाद ये दोनों यहाँ खड़े हुए हैं और जो जैन साहेब हैं वो गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। आफ्टर दैट ये लोग वापस अपने घर की तरफ जाने लगी हैं, जिसमें ये आपस में बात कर रही हैं। यहाँ पे इनका कॉन्वर्सेशन जब हो रहा था तब कांता ने सुजाता को बताया कि जो कांता की बेटी है गुड़िया, वो बार बार बीमार पड़ रही है और आज शाम को उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। पहले वो अपना काम कंप्लीट करेगी साहिब के घर का और फिर उसके बाद उनसे कुछ एडवांस मांगेगी ताकि वो अपनी बेटी को हॉस्पिटल में दिखा सके। जब वो घर आई तो उसने उसको कुछ दिया और कहा कि ये ले लो तुम्हें बेटर लगेगा। और उसके बाद फिर उसने उससे प्रॉमिस किया कि जब मैं वापस आऊँगी इवनिंग में तब मैं तुम्हें हॉस्पिटल में ले जाऊँगी। जब वो बाहर निकल रही थी उसके घर का एरिया बहुत ख़राब था, उसके आसपास का एरिया बहुत ख़राब था। और जब हमारा जो सराउंडिंग्स होती है वो बहुत अनहाइजीनिक होती है, ख़राब होती है, गंदी होती है, तब वहाँ पे लोग बीमार पड़ते हैं। और यही कारण था कि गुड़िया बार बार बीमार पड़ रही थी। अब वो अपने साहिब के घर में जा चुकी है, जैन साहिब के घर में। वहाँ पे मैडम और साहिब दोनों बैठे हुए हैं, यू कैन सी हियर। और मैडम उसको इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं कि आप कॉर्नर्स अच्छे से साफ़ कर दो। बाद में मैडम ने कांता को क्या दिया? कुछ एडवांस दिया, ये कहते हुए कि इसको अपनी आदत मत बनाना। फिर इवनिंग का टाइम हो चुका है। अब वो अपनी बेटी को लेके कहाँ जा चुकी है? हॉस्पिटल में जा चुकी है। यहाँ हॉस्पिटल में आप देख सकते हो बहुत सारे लोग ऑलरेडी यहाँ पे खड़े हुए हैं। दो टाइप के हॉस्पिटल होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ज़्यादातर जो पुअर पीपल होते हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं क्योंकि वहाँ पे खर्चा कम होता है।
ये कहानी हर एक हॉस्पिटल की देखी जा सकती है। इस समय कांता बहुत ही ज़्यादा सैड नज़र आ रही थी। उसका ये कहना था कि जैन साहिब या जैन मैडम के अगर बच्चे बीमार होते तो शायद वो इस तरीके से लाइन में नहीं खड़े होते, वो उनको अच्छे हॉस्पिटल में ले जाके उनका इलाज कराते। मॉर्निंग में जो कांता बहुत खुश थी वो इवनिंग में बहुत दुखी हो गई। क्यों दुखी हो गई? क्योंकि यहाँ पे उसको एहसास हुआ कि हम शायद बराबर नहीं हैं। पर मॉर्निंग में वो इसलिए खुश थी क्योंकि उसको वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि हम सब लोग कैसे हैं, बराबर हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की। तो अगर हम राइट टू वोट की बात करते हैं तो हम सभी को वोटिंग राइट्स है। हमारे देश में जब हम 18 साल या 18 साल के ऊपर हो जाते हैं तो हमको वोटिंग राइट्स मिलते हैं, राइट, इंडिया में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे किसी भी रिलीजन से है कोई भी लोग, कास्ट कुछ भी हो, पढ़े लिखे हो या नहीं हो, रिच हो पुअर हो, नो मैटर व्हाट, दे हैव द फुल राइट टू कास्ट देयर वोट। तो इसी को हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। जब 18 साल या 18 साल के ऊपर हो जाते हैं और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जब वोट करते हैं तब हम उसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। हमारी कंट्री में ये अधिकार हमको दिया गया है। फ्रेंचाइज मतलब होता है राइट टू वोट। कांता बहुत खुश थी इसलिए क्योंकि सब बराबर थे, एक पर्सन एक ही वोट कर सकता है। तो आप ये भी याद रखिएगा, इन आवर कंट्री वन पर्सन हैज़ ओनली वन वोट, राइट। तो सेम थिंग इज़ रिटन ओवर हियर ऑल्सो। वन वोट के बारे में बताया गया है और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में बताया गया है। मूविंग फर्दर, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि कांता बहुत खुश थी मॉर्निंग में, पर इवनिंग में आते आते शी वॉज वेरी सैड। एक तो वो स्लम एरिया में रहती थी, उसके यहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, जिसकी वजह से उसकी जो बेटी थी वो बार बार बीमार हो रही थी। उसकी बेटी बीमार थी तब भी वो उसको टाइम पे डॉक्टर के पास नहीं ले जा पा रही थी, नहीं तो उसको काम से छुट्टी लेना पड़ता, तो फिर उसको एडवांस कहाँ से मिलता। जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं उनका काम बहुत ज़्यादा टायरिंग होता है, थकान भरा होता है, थक जाते हैं। पहले उसने पूरा काम किया, वो इतना थक गई थी, फिर भी उसने अपनी बेटी को हॉस्पिटल में लेकर गई और वहाँ पे लंबी लाइन में लगी रही। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसी तरीके का पूरा माहौल रहता है क्योंकि वहाँ पे जो पीपल होते हैं ज़्यादातर वो किस कैटेगरी के होते हैं, दे आर पुअर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये सेकेंड एग्जाम्पल है। हम लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ ये सारी चीज़ें हमको रूरल एरियाज़ यानी गांव वगैरह में देखने को मिलती हैं कि कास्ट सिस्टम के बेसिस पे इनइक्वालिटी फैलाई जाती है, पर ऐसा नहीं है। अगर हम लोग अर्बन एरियाज़ की बात करें या हाईली एजुकेटेड लोगों की भी बात करें तो आप देख सकते हो ये कुछ शादी के प्रपोजल्स हैं यहाँ पर, और उसमें भी सारे पढ़े लिखे प्रपोजल्स हैं और पर हर जगह कास्ट को मेंशन किया गया है। सबसे फर्स्ट उसमें आप देख सकते हो इसमें SC ST एक्सक्यूज़ लिखा गया है, सेकंड में गुप्ता बॉय लिखा गया है, थर्ड में तमिल ब्राह्मण को मेंशन किया गया है। ये कहाँ के हैं? हाईली एजुकेटेड अर्बन इंडियंस के हैं ये, जिसको हम बोलते हैं कि ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में ही कास्ट सिस्टम देखा जाता है, तो नहीं, अर्बन एरियाज़ में भी ये प्रॉब्लम्स है, राइट। अब यहाँ पे हम एक और कहानी पढ़ेंगे, दैट इज़ ओम प्रकाश वाल्मीकि की ये कहानी है। दलित, आपको पता है अब ये टर्म चेंज होके SC यानी शेड्यूल कास्ट बन चुका है। दलित सो कॉल्ड लोअर कास्ट होते हैं। बेसिकली अगर आप दलित का मीनिंग देखोगे तो उसका मतलब होता है ब्रोकन। लोअर कास्ट को डिनोट करने के लिए ये शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। ओम प्रकाश वाल्मीकि बहुत बड़े राइटर हैं। इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है झूठन। यहाँ पर ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है जब कोई इंसान अपनी ही बारे में लिखता है तब उसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है।
ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जब वो स्कूल में पढ़ते थे तब उनके साथ किस तरीके का व्यवहार किया गया वो बताया है। वो जो थे वो दलित राइटर थे। उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम झूठन है। उसमें उन्होंने बताया कि जब वो क्लास में जाते थे तो उनको वहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं दी जाती थी। अगर वो बैठते भी थे तो उनको फ्लोर पे बैठना पड़ता था। जो दरी बिछाई जाती थी, मैट बिछाया जाता था, वो उन तक पहुंचने से पहले ही ख़त्म हो जाता था। ठीक है। और उनको सबके पीछे बिठाया जाता था, बिल्कुल दरवाजे के पास में। और कई बार तो उनको मारा भी जाता था विदाउट एनी रीज़न। जब वो क्लास 4th में थे तो उनके हेडमास्टर, उनके टीचर ने उनसे कहा कि तुम पूरा स्कूल और प्लेग्राउंड की सफाई करो। तब उन्होंने लिखा कि प्लेग्राउंड इतना बड़ा था कि जो मेरा बॉडी स्ट्रक्चर यानी मेरा जो फिज़ीक था उससे भी कई गुना बड़ा था, और मुझे वो पूरा साफ़ करने के लिए इन्होंने कहा। जब मैंने वो साफ़ किया तो मेरी जो बैक थी, पीछे का जो कमर था, वो मेरा बहुत दर्द करने लगा था। मेरा चेहरा पूरी तरीके से डस्ट से भर गया और डस्ट मेरे मुंह के अंदर भी जा रहा था। फिर उन्होंने कहा कि जब दूसरे बच्चे पढ़ रहे थे तब मैं पूरा प्लेग्राउंड साफ कर रहा था। हेडमास्टर रूम में बैठ के मुझे देख रहे थे। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू ड्रिंक वाटर। पानी भी मुझे पीने नहीं दिया। मेरा पूरा दिन ऐसे ही चला गया। From doors and windows of the school rooms, the eyes of the teachers and the boys saw this spectacle. ये जो सब चीज़ें चल रही थी, ये नज़ारे जो चल रहे थे, वो सब लोग देख रहे थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि बहुत दिन तक यही काम करते गए। उनके हेडमास्टर ने उनको यही काम कराया। और फिर क्या हुआ, एक दिन जब वो ये काम कर रहे थे तब उनके फादर वहाँ से निकले और उन्होंने देखा कि उनका बच्चा जो है वो सफाई कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है। तब वो फिर टीचर्स के पास गए और उन्होंने ओम प्रकाश का हाथ पकड़ा और वहाँ तक टीचर के पास जाके ज़ोर से उन्होंने कहा कि तुम टीचर हो, अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर ध्यान रखना कि मेरा बच्चा और मेरी कम्युनिटी के जितने भी बच्चे होंगे वो यहीं पर पढ़ेंगे, इन दिस स्कूल, एंड नॉट जस्ट हिम बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम। आप लोगों को ये कहानी समझ में आ गई होगी। दिस इज़ द थर्ड स्टोरी जो मैंने आपको बताया है। पहला हमने कांता की स्टोरी पढ़ी थी, दूसरा हमने कुछ मैट्रिमोनियल्स देखे थे, तीसरा हमने यहाँ पे ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टोरी देखी। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और एक और कहानी की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे क्या था, मिस्टर और मिसेस अंसारी की कहानी है ये। यहाँ ये लोगों का ट्रांसफ़र हुआ था और ये बहुत बड़ी सिटी में आए थे। जब यहाँ आए तो इनके पास घर नहीं था, ये रेंटेड अपार्टमेंट यानी किराए का घर ढूंढ रहे थे। इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, ये रेंट भरने के लिए रेडी थे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये प्रॉपर्टी डीलर के पास गए और उनको इन्फॉर्म किया। प्रॉपर्टी डीलर ने उनको बताया कि कुछ अपार्टमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। जब वो फर्स्ट अपार्टमेंट में गए तो अंसारीज जो थे उन्होंने कहा कि हम ये अपार्टमेंट ले लेंगे। फिर वहाँ की जो ओनर थी, लैंडलेडी थी, वो वहाँ पे वो आई तो उन्होंने उनसे नाम पूछा। जब उन्होंने उनका नाम पूछा, उन्होंने कहा मिस्टर एंड मिसेस अंसारीज, तो फिर वो बहाने मारने लगी, एक्सक्यूजेस बनाने लगी कि वो ये घर रेंट पे नहीं दे पाएगी, क्योंकि वो यहाँ पे उन्हीं लोगों को देगी जो यहाँ पे वेजिटेरियन है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो वेजिटेरियन हैं। नॉन वेजिटेरियंस को यहाँ पे नहीं दिया जाता है घर। उसके बाद फिर अंसारीज और प्रॉपर्टी डीलर्स काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हो गए ये सुनकर, क्योंकि उनको बाजू से ही, उनके नेबर हाउस से ही फ़िश पकने की स्मेल आ रही थी। अब वो छोड़ के वो सेकेंड और थर्ड अपार्टमेंट्स में गए, वहाँ पे भी उनको कोई ना कोई बहाना दिया गया। तब फिर प्रॉपर्टी डीलर ने उनसे कहा कि आप अपना नाम बदल दो, आप मिस्टर एंड मिसेस अंसारीज की जगह क्या बन जाओ, मिस्टर एंड मिसेस कुमार।
अंसारीज को बहुत गुस्सा आया ये सुनकर और उन्होंने कहा कि वो कुछ और अपार्टमेंट्स देखेंगे। फाइनली पूरे महीने चक्कर लगाते लगाते उनको एंड में अपार्टमेंट मिला जो उनको घर, और वो लैंड लेडी उनको घर देने के लिए भी रेडी हो गई। तो दिस वॉज अ स्टोरी ऑफ मिस्टर एंड मिसेस अंसारीज। अब आप लोगों को सिर्फ मुझे ये बताना है कि आप खुद डिसाइड करिए कि क्या यहाँ पे आपको इक्वालिटी नज़र आ रही है। जब हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी सुनी तो कास्ट इशू हुआ क्योंकि वो दलित थे। जब हमने अंसारीज की स्टोरी सुनी तो यहाँ पे भी इशू हुआ क्योंकि उनका जो रिलीजन था वो मुस्लिम था। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे इनइक्वालिटी शो करी गई है, राइट। बाकी ये पार्ट 1 है इस चैप्टर का, आपको पार्ट 2 भी इस चैप्टर का मिलेगा। बाकी का जो पोर्शन है वो हम आगे वीडियो में पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।